मेरे अंदर हया, शर्म और झिझक नामी कोई चीज नहीं थी, बल्कि मैं तो अपनी खूबसूरती के जाल में दूसरों को फंसाकर इनसे कीमती तोहफे लेती रहती थी। मगर मैं ये नहीं जानती थी कि इन सब का नतीजा इतना बुरा निकलेगा कि जवानी में किए गए हर काम की सजा मुझे अपने बुढ़ापे में मिलेगी। और इस सब के लिए मेरी अपनी बेटी जिम्मेदार थी। आज मैं जिस राह पर खड़ी हूँ, इसके दोनों तरफ गहरी खाइयां हैं। काश मैं वैसी ना होती जैसी थी, मेरी जिंदगी में सब अच्छा होता। मेरा नाम शहनाज है और मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास तबके से था। हम तीन बहनें थीं जो अम्मा के साथ रहती थी। अब्बा का इंतकाल काफी अरसे पहले हो चुका था और हमारा गुजर बसर अब्बा की दुकान से मिलने वाली आमदनी से होता था। घर हमारा अपना था और कुछ अम्मा के मिलने वाले बहुत थे, इसलिए अच्छा वक्त गुजर रहा था। खर्चों की वजह से कभी हमें किसी किस्म की तंगी का सामना नहीं करना पड़ा था। हमारी अम्मा बड़े खुले दिल वाली और मेल जोल रखने वाली औरत थी। आधा शहर तो अम्मा का जानने वाला था। जो भी हमारे घर आता, इसे अम्मा खाना खाए बगैर नहीं जाने देती थी। हर किसी की आओ भगत करना अम्मा का फर्ज था। यही सारी आदतें हम तीनों बहनों में भी थी। हम जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, अम्मा के तौर तरीके अपना रही थी। बहनों में सबसे छोटी मैं थी और सबसे खूबसूरत थी, इसलिए मुझे अपनी खूबसूरती पर बड़ा गुरूर था। मैं स्कूल जाती थी और बड़ी दोनों बहनों ने मैट्रिक कर लिया था और अब घर में रहकर घरदारी सीख रही थी और अपने लिए अच्छे रिश्तों का इंतजार कर रही थी। क्योंकि अम्मा शुरू से कहती थी कि मैं अपनी बेटियों के रिश्ते ऐसी जगह करूंगी जहां पर इन्हें रुपए पैसे की कमी ना हो, इसलिए जो भी रिश्ता आता अम्मा इसे रद्द कर देती थी। हालांकि हमारे घर में गैर मर्दों का आना जाना था। कभी कोई राशन देने या मिलने के बहाने से आ जाता, तो कभी किसी काम की वजह से अम्मा इनको बुला लेती और हमें फौरन इनके लिए चाय पानी का इंतजाम करने के लिए कहती। अम्मा की तरह हम तीनों भी पर्दा नहीं करती थी। अम्मा के साथ ज्यादातर बाजार भी मैं ही जाया करती थी और दुकान वालों से हंस हंस कर चीजें सस्ती करवा लेती थी। अम्मा ने मुझे कभी किसी बात के लिए टोका नहीं था, इसलिए मैं और ज्यादा ऐसे करने लग गई। और फिर जब मेरी सबसे बड़ी बहन की शादी हमने कर दी, तो मुझे भी शादी करवाने का बड़ा शौक पैदा हो गया। क्योंकि बड़ी बहन को अम्मा ने बहुत कुछ जहेज में दिया था और वो सारा दूसरों की अमदाद की वजह से मुमकिन हो पाया था। मेरा भी दिल चाहता था कि जल्दी से मेरी भी शादी हो जाए और मुझे ढेर सारे कपड़े और ज्वेलरी शादी में मिल जाए। तब मुझे इन चीजों का लालच पैदा हुआ और मैंने अपने घर आने जाने वाले मुख्तलिफ लोगों से दोस्तियां शुरू कर दी। मैं इनको बड़े नाज और अंदाज दिखाती और मुस्कुरा मुस्कुरा कर इनके सामने आती जाती। आहिस्ता आहिस्ता जिनसे भी मेरी बातचीत थी, वो सब मुझे तोहफे तहाइफ देने लगे और मैं चाहती भी यही थी। आजाद और खुले माहौल में मेरी तरबियत हुई थी कि मुझे इतनी भी तमीज नहीं रही थी कि मैं जो कर रही हूँ वो गलत है। मेरे लिए क्या सही था और क्या नहीं, कभी अम्मा ने मुझे समझाया ही नहीं था। और आहिस्ता आहिस्ता मेरा यही जहन बनता गया, अपने मफाद के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। और फिर जब मेरी दूसरी बहन की भी शादी हो गई, तो घर में अम्मा और मैं अकेले रह गए। अब तो मेरी पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में था, क्योंकि अब घर में आने वाली हर चीज की मैं इकलौती वारिस थी। अब पहले की तरह किसी भी चीज में बहनों की शराकत दारी नहीं होती थी। एक वक्त में पांच पांच मर्दों के साथ मेरे चक्कर चल रहे थे और वो चक्कर सारे के सारे सिर्फ तोहफे तहाइफ की वजह से थे। अम्मा सब कुछ जानती थी, लेकिन अम्मा ने मुझे कभी रोका ही नहीं था, बल्कि वो तो मुझे तरीके सिखाती थी कि किस तरह मैं किसी से अपनी मनपसंद चीज निकलवा सकती हूँ। और फिर जब मुझे वो चीज मिल जाती तो मेरे साथ अम्मा भी बड़ी खुश होती थी। इस तरह मुझे यही यकीन होता गया कि मैं जो भी कर रही हूँ वो सब बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं नहीं जानती थी इन सब के लिए मुझे आगे चलकर क्या कुछ भुगतना पड़ेगा। हुआ कुछ यूं कि अम्मा के मिलने वालों में एक आदमी था जिसका नाम रियाज था। इसकी कपड़ों की अपनी दुकान थी और अम्मा इसकी दुकान से कपड़े लेती थी। लेकिन फिर इसने किसी न किसी बहाने से घर आना शुरू कर दिया। अम्मा ने भी इस बात से इसे मना नहीं किया। अब वो हमें सस्ते कपड़े देने लग गया। लेकिन जब मेरी इससे सलाम दुआ हुई, तो अब मुझे मुफ्त में ही कपड़े मिलने लगे थे। वो हर चौथे पांचवें दिन मुझे सूट दिखा देता। मैं जिस पर हाथ रखती वो मुझे दे देता था। यहाँ तक कि कभी कभी मैं एक साथ तीन चार जोड़े भी ले लिया करती थी। आहिस्ता आहिस्ता इसने मुझ पर पैसे लुटाना भी शुरू कर दिए। कभी मेरे लिए कोई खाने की चीज ले आता,
तो कभी सूटों के अलावा भी तोहफे मुझे देने लग गया। मैं तो सिर्फ अपने लालच की वजह से इससे दोस्ती करके बैठी थी, जबकि वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन मैं इसके मुंह पर इसकी बड़ी तारीफें करती थी। वो पहले से शादीशुदा था, शायद एक दो बच्चे भी थे, लेकिन मुझे इससे क्या लेना देना था, क्योंकि मैं तो सिर्फ अपना मतलब पूरा कर रही थी। मेरी उम्र तकरीबन 18 साल थी जब एक दिन मैं घर में अकेली थी। अम्मा किसी काम से बाहर गई हुई थी, तो रियाज घर आ गया। इस दिन वो हमारे लिए राशन और बाकी चीजें लाया था, इसलिए मैंने इसे ड्राइंग रूम में बिठाया और इसके लिए चाय बनाने लगी। लेकिन अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि हमारे दरवाजे पर तेज तेज दस्तक होने लगी, जैसे कोई तूफान आ गया हो जो दरवाजा तोड़कर ही दम लेगा। मैंने जैसे ही जाकर दरवाजा खोला, मोहल्ले की कुछ औरतें और मर्द वहां खड़े थे। एक औरत मुझे धक्का देते हुए अंदर आई। तब रियाज वहीं लाउंज में बैठा था और शोर शराबे को सुनकर हैरान हो गया। और जब वो औरतें अंदर गईं तो वो हक्का बक्का होकर देखने लगा। इन औरतों में से एक औरत अपने साथ आए हुए मर्दों को कहने लगी कि देखा, ये बदचलन औरतें कैसे मर्दों को अपने घर बुलाती और बिठाती हैं, जबकि ये शरीफों का मोहल्ला है, इसलिए यहाँ पर ये नहीं रह सकती। दूसरी औरत कहने लगी कि ये सब तो इनके घर शुरू से हो रहा है, लेकिन हम इसलिए चुप थे कि चलो बेवा औरत और इसकी बच्चियां हैं तो बेटियों की तो शादी कर दी, लेकिन अब तीसरी ने तो बहुत ही अखीर कर रखी है। ना जाने वो क्या क्या बोल रही थी, मैं खुद हैरान खड़ी थी। इतने में अम्मा घर आ गई तो वो सब अम्मा पर टूट पड़े। कोई क्या बात कहता तो कोई क्या। अम्मा ने इनको यकीन दिलाने की बड़ी कोशिश की कि हम ऐसी वैसी औरतें नहीं हैं, बस कोई ना कोई काम होता है तो हम किसी को घर बुला लेते हैं, क्योंकि हमारा काम करने वाला तो कोई है नहीं। लेकिन मोहल्ले वाले तो इस दिन न जाने क्या सोच कर आए थे। एक बुजुर्ग आदमी जो वहां खड़े सारी बातें सुन रहे थे, अम्मा की बात सुनकर बोले कि देखो बीबी, अगर ऐसी ही बात है तो अभी ये जिस गैर मर्द को तुम्हारी बेटी ने अकेले में घर बुलाया हुआ था, जबकि तुम भी यहाँ नहीं थी, तो फिर तुम मुझे बताओ कि ऐसे जवान जहान लड़की किसी गैर मर्द को बुलाकर यहाँ क्यों बैठी थी? क्या ये शरीफ औरतों के काम है? तो मेरी अम्मा ने बात बनाने और इज्जत रखने के लिए झूठ बोल दिया और कहने लगी कि ये कोई गैर नहीं है, बल्कि मेरी बेटी की इसके साथ मंगनी हुई है और शादी भी होने वाली है। अम्मा की बात सुन के तो मेरा हैरत से मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन इस वक्त मैं कुछ बोल नहीं सकती थी। रियाज भी खामोश खड़ा था। जब अम्मा ने रियाज से कहा कि बताओ रियाज, तुम मेरी बेटी के मंगेतर हो और तुम्हारी इससे शादी होने वाली है, तो रियाज बोला कि हाँ बिल्कुल, मैं तो ये कुछ सामान लेकर आया था और वैसे भी ये हमारे घर का मामला है, इसमें किसी को बोलने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर सारे मोहल्ले वाले कुछ ठंडे पड़ गए। लेकिन वही बुजुर्ग आदमी फिर से बोला कि अगर ऐसी ही बात है तो इसके साथ अपनी बेटी का फौरन निकाह कर दो, क्योंकि ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि मंगनी के बाद कोई ऐसे घर आता जाता रहे। आखिर मोहल्ले में हमारी भी बहू बेटियां रहती हैं, इस तरह इन पर क्या असर पड़ेगा। सारे हुजूम ने इस बुजुर्ग की हाँ में हाँ मिलाई और इसी वक्त एक औरत कहने लगी कि भाई, हमें तो इन माँ बेटी पर यकीन नहीं, अगर आप लोग कहते हैं तो हम मान लेते हैं, लेकिन अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कोई जाकर जिला काजी साहब को बुलाकर लाए। अगर ये वाकई इसका मंगेतर है तो अभी अपनी बेटी का निकाह इस आदमी से करवा दे, फिर चाहे ये दिन में आए या रात को, हमें इससे क्या। बाकी सब भी इसकी बात से इत्तेफाक करने लगे और एक आदमी चला गया और थोड़ी देर में काजी को बुलाकर ले आया। काजी साहब भी मोहल्ले के ही थे, इसलिए फौरन चले आए और इधर हम माँ बेटी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, लेकिन इज्जत बचाने की भी जरूरत थी। इतना बड़ा झूठ जो अम्मा ने बोला था वो मेरे गले पड़ने वाला था, लेकिन रियाज तो बड़ा खुश नजर आ रहा था। जाहिर सी बात है, इसे और क्या चाहिए था। अम्मा ने मेरे सर पर दुपट्टा दिया और मुझे रियाज के साथ बिठा दिया। मैंने बोलने की कोशिश की तो अम्मा ने मुझे सख्ती से मना किया। कहने लगी कि अगर अभी इस वक्त ये ना हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा, अभी चुपचाप निकाह कर लो, इसके बाद खामोशी से रियाज से तलाक ले लेना। मैं चुप करके बैठ गई। फिर काजी साहब ने मेरा और रियाज का निकाह पढ़ा दिया। इस निकाह ने तो मेरी जिंदगी को बिल्कुल ही बदल कर रख दिया, क्योंकि निकाह के बाद तो रियाज चला गया था, लेकिन दूसरे दिन शाम को ही आ गया और अम्मा से कहने लगा कि अभी मैंने घर का इंतजाम नहीं किया,
तब तक मैं यही रहूंगा। लेकिन आज के बाद कोई भी गैर मर्द इस घर में नजर आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और जल्द ही मकान का इंतजाम करके मैं अपनी बीवी को यहाँ से ले जाऊंगा। अम्मा इसकी बात सुनकर बड़े गुस्से में आ गई और कहने लगी कि तुम होते कौन हो मुझे ये सब कुछ कहने वाले। तो वो अम्मा से भी तेज आवाज में बोलने लगा और कहा कि मैं इस घर का दामाद हूँ और अब ये मेरी इज्जत का सवाल है, इसलिए जो कह रहा हूँ इस पर अमल करना वरना पछताओगी बहुत। ये कहकर वो घर से चला गया। मैं कमरे में बैठी सब सुन रही थी। इसके जाने के बाद मैं बाहर निकली और अम्मा से कहा कि तुम तो कह रही थी कि इससे तलाक ले लेना, लेकिन क्या ये मुझे अब तलाक देगा? तो अम्मा खामोश हो गई और कहने लगी कि अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़े दिन बाद देखते हैं। लेकिन दूसरे दिन रियाज फिर आ गया। इसने यहीं पर खाना खाया और कहने लगा कि आज रात में सोऊंगा भी यहीं पर। मेरी तो जान पर बन आई। वो मेरे लिए बहुत खूबसूरत जोड़े भी लाया था। कहने लगा कि इसमें से कोई भी सूट पहनकर तैयार हो जाओ, फिर हम थोड़ी देर के लिए बाहर चलते हैं। मैंने खामोशी से सूट उठाए और बेदिल्ली से तैयार होकर इसके साथ बाहर चली गई। थोड़ी बहुत शॉपिंग की और बाहर घूम फिर कर जब वापस आए तो वो मेरे कमरे में बैठकर लेट गया। मुझे रह रहकर मोहल्ले वालों पर इतना गुस्सा आ रहा था जिनकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मुझ जैसे खूबसूरत और कम उम्र लड़की की शादी इस तरह से एक उधेड़ उम्र के गंजे मर्द से हो जाएगी। मैं मुंह लटकाकर अपनी किस्मत पर मातम करती हुई वॉशरूम में चली गई। लेकिन जो हो चुका था इसे कोई नहीं बदल सकता था। कुछ देर बाद अम्मा ने इसको बड़े मीठे अंदाज में समझाने की कोशिश की। इस दिन जो हुआ वो सब इत्तेफाक था, लेकिन तुम खुद सोचो कि तुम पहले से शादीशुदा हो, बच्चों वाले हो, इतनी कम उम्र बीवी की क्या जरूरत है? तुम मेरी बेटी को तलाक दे दो। ये सुनकर वो हत्थे से उकड़ गया और कहने लगा कि मैं इज्जतदार और गैरतमंद आदमी हूँ। अब शहनाज मेरे निकाह में है और मैं इसे हरगिज तलाक नहीं दूंगा, बल्कि एक हफ्ते में अपना सामान वगैरह पैक कर ले, क्योंकि मैं इसे अपने साथ यहाँ से ले जाऊंगा। तो अम्मा ने रोते हुए इसके सामने हाथ जोड़ दिए और कहा कि ठीक है तलाक ना दो, लेकिन यहाँ से भी तो ना लेकर जाओ। मैं अकेली कैसे रहूंगी? जब तक मैं जिंदा हूँ इसे मेरे पास ही रहने दो। ये सुनकर रियाज कहने लगा कि ठीक है, शहनाज यही रहेगी, लेकिन ये याद रखना कि ये मेरी बीवी है और हमेशा रहेगी। मेरे लिए ये सब कबूल करना बहुत मुश्किल था, लेकिन इसके अलावा अब कोई चारा भी नहीं था। रियाज ने तो मेरे बारे में अपने घर वालों को भी बता दिया था। वो अलग बात थी कि रियाज की फैमिली मुझे किसी भी तरह कबूल करने को तैयार नहीं थी। इसके बावजूद रियाज ने मुझे नहीं छोड़ा। मैं अम्मा के साथ अम्मा के घर में ही रहती रही। रियाज रोजाना चक्कर लगाता और एक रात के बाद अगली रात मेरे पास रुकता था। ऐसे ही मेरे यहाँ पहली औलाद मेरा बेटा पैदा हो गया। इसके पैदा होने के बाद मुझे उम्मीद थी कि रियाज मुझे अपने खानदान से मिलवाएगा या अपने साथ ले जाएगा, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। वो कहता था कि तुम्हें मेरे खानदान वालों से क्या लेना देना, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ और अपनी औलाद को अपना नाम दे रहा हूँ। तुम्हारे लिए इतना ही काफी होना चाहिए। फिर रियाज ने मेरी अम्मा के इंतकाल के बाद मेरी दोनों बहनों से बात करके इस घर के हिस्से में से जो हिस्सा इनका बनता था वो रकम इनको अदा कर दी और घर मेरे नाम करवा दिया। तब मुझे कुछ तसल्ली हुई, क्योंकि अब कम से कम कोई ठिकाना तो मेरे नाम पर था। बेशक वो मेरी माँ का ही घर था, लेकिन अब मुकम्मल तौर पर मैं ही इसकी मालकिन थी। रियाज हर महीने घर में राशन डलवा देता और पूरे महीने का खर्चा मुझे दे देता था, लेकिन इसने मेरा अकेले घर से बाहर आना जाना बंद कर रखा था। सब्जी वगैरह भी मैं गली में आने वाली रेड़ी से लेती थी, लेकिन अगर कहीं पे जाना होता तो रियाज के साथ ही जाती थी। मुझे रुपए पैसे की तंगी नहीं थी, मैं बस ये चाहती थी कि रियाज मुझे अपने खानदान वालों से मिलवाए और मेरा भी वहां पर आना जाना हो, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। और फिर साल बाद मेरे यहाँ बेटी की पैदाइश हुई तो रियाज कहने लगा कि बस अब इससे ज्यादा बच्चे मैं नहीं चाहता, क्योंकि पहली बीवी से भी मेरे 3 बच्चे हैं और अब यहाँ भी 2 हो गए हैं। मैं इनको ही अच्छी जिंदगी दे लूं वही काफी है। और जब मेरे बच्चे स्कूल जाने के काबिल हो गए तो रियाज ने इन्हें एक प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवा दिया जो करीब ही था, ताकि मैं इन्हें छोड़ने और ले जाने का काम कर सकूं। मैं फिर पूरी तरह अपने बच्चों में मसरूफ हो गई, लेकिन मैं अपनी इस जिंदगी से तंग आ गई थी। मैं तो पहले वाली शहनाज लगती ही नहीं थी। बच्चे कुछ बड़े हो गए तो मैंने दोबारा से अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया।
रियाज के भाई, बीवी और बहनें भी मेरे बारे में जानती थी, इसलिए मैंने रियाज से इस बात का मुतालबा किया कि दोनों दुकानों में से एक दुकान मेरे नाम कर दे, ताकि कल को कोई ऊंच नीच हो जाती है तो मेरे बच्चे भूखे न सोएं। तब रियाज ने छोटी वाली दुकान मेरे बेटे के नाम कर दी, तो मुझे सुकून मिला कि कागजात भी मेरे पास अलमारी में पड़े रहते हैं। और फिर जब मेरे बच्चे मैट्रिक करके कॉलेज में पहुंचे तो अचानक एक एक्सीडेंट में रियाज का इंतकाल हो गया। मैं जवानी में बेवा हो गई थी, लेकिन मुझे इस चीज का कोई सदमा नहीं था, बल्कि बेजा पाबंदियों से मेरी जान छूट गई थी। और फिर जब मेरी इद्दत पूरी हुई तो मैं अपने बेटे को साथ लेकर रियाज की पहली बीवी के घर पहुंच गई, क्योंकि रियाज के इंतकाल के बाद जब तक मैं इद्दत में रही मुझे दुकान से आमदनी का कोई हिस्सा नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं अपना हक मांगने वहां चली गई। जाते हुए मैं दुकान के कागजात भी साथ लेकर गई थी और मैंने इनसे साफ साफ बात की कि छोटी दुकान मेरे बेटे के नाम है, इसलिए आज से वो बाप की जगह दुकान पर जाएगा और दुकान की आमदनी का 1 रुपया भी किसी और को नहीं मिलेगा। रियाज के घर वाले पहले से ही ये बात जानते थे, इसलिए उन्होंने इस बात पर कोई हंगामा नहीं किया, बस यही कहा कि अपनी दुकान के साथ जो मर्जी करो, जैसे चाहो खाओ पियो, लेकिन आज के बाद दोबारा यहाँ पर कदम नहीं रखना। तो मैं अपने बेटे को लेकर वहां से आ गई। मेरा बेटा मैट्रिक कर चुका था और इसका पढ़ने लिखने में भी कोई इतना दिल नहीं लगता था, इसलिए मैंने इसे दुकान की जिम्मेदारी दे दी। वो तजर्बाकार थे, मेरा बेटा सिर्फ गद्दी संभालता था। इस तरह वो जल्दी कारोबार के मामला समझ गया और इसने दुकान संभाल ली। लेकिन अब पहले जैसी आमदनी नहीं हो रही थी, या शायद मेरा बेटा मुझसे छुपाता था। मैं जब इससे पूछती तो वो कहता कि कारोबार खराब हुआ पड़ा है, इसलिए जो मिल रहा है वो ही बहुत है। मैं ये सुनकर खामोश हो जाती। इधर मेरी बेटी जवान हो गई थी, लेकिन वो पता नहीं किस पर गई थी, बदतमीज और बददिमाग लड़की थी। हालांकि मैंने तो इसकी ऐसी तरबियत नहीं की थी, लेकिन सच तो ये था कि वो मेरे जैसे ही खुदगर्ज और खुदपरस्त साबित हुई थी, जैसे मैं जवानी में थी। इसीलिए अब मैं इसे क्या कहती, इसे समझाने की कोशिश करती तो वो मेरे साथ बदतमीजी करना शुरू कर देती। फिर मैंने दोनों बच्चों को इनके हाल पर छोड़ दिया। चंद साल गुजरे तो मेरे बेटे ने कहा कि वो किसी को पसंद करता है और इससे शादी करना चाहता है। मैंने बेटे की पसंद को अपनाने में ही आफियत समझी, क्योंकि वही मेरा इकलौता सहारा था। इसलिए रिश्ता लेकर इस लड़की के घर चली गई जिसका इसने बताया था, और चंद महीनों में इसे बहू बनाकर अपने घर ले आई। लेकिन इस लड़की ने आते ही मेरे बेटे पर कब्जा कर लिया और अब वो मेरे घर पर भी कब्जा करना चाहती थी। मेरे साथ तो अजीब सिलसिले शुरू हो गए थे जो थमने का नाम नहीं लेते थे। बहू ने बेटे के दिलो दिमाग में आहिस्ता आहिस्ता जहर भरना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि दुकान से जो रोज का खर्चा आता था वो अब बेटा मुझे देने की बजाय अपनी बीवी को देने लग गया, और वे चंद महीनों में वही स्याह सफेद की मालिक बन गई। मेरी बेटी की और बहू की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। रोजाना इनकी किसी न किसी बात पर लड़ाई हो जाती, क्योंकि बहू को अपनी ननद बर्दाश्त नहीं थी और ननद अपनी भाभी से दबती नहीं थी। वो तो भाई से भी नहीं डरती थी। मैं इसके इस रोज के झगड़े से बहुत तंग आ चुकी थी। फिर जब एक दिन मेरी बेटी ने कॉलेज में अपने साथ पढ़ने वाले एक लड़के का मुझे बताया कि वो इससे शादी करना चाहता है और बहुत अमीर घराने का है, तो मैंने फौरन अपनी बेटी को कह दिया कि जिससे कहोगी मैं शादी करवा दूंगी। लेकिन मेरी बेटी कहने लगी कि वो मुझसे शादी तो कर लेगा, लेकिन मेरे घर वाले से ताल्लुक नहीं रखेगा, क्योंकि वो बहुत अमीर लोग हैं। ये सुनकर मैं खामोश हो गई कि जब बेटी अपनी माँ को ये कह रही है तो मैं इसे क्या कहूँ। मैंने इसे कह दिया कि ठीक है, जैसे तुम्हें बेहतर लगे तुम कर लो। तकरीबन 1 महीने बाद मेरी बेटी ने मुझे इत्तला दी कि फलां मैरिज हॉल में मेरी और जुबैर की शादी है, और अम्मा तुम बस इस दिन वहां आ जाना, लेकिन वही कपड़े पहन कर आना जो मैं तुमको दिलवाऊंगी। मैं खामोशी से इसकी बातें सुनती रही, लेकिन मैंने इसे जब ये कहा कि अपने भाई और भाभी से तो कहो, तो वो कहने लगी कि तुम मेरी माँ हो और मैं सिर्फ तुमसे कहूंगी, भाई और भाभी से मेरा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। मैं इसकी बात सुनकर बिल्कुल चुप हो गई और जैसा इसने कहा वैसा ही मैंने किया। लेकिन इसकी शादी के बाद मैंने इसे मजबूर नहीं किया कि वो खुद यहाँ अपने शोहर को लेकर मेरे घर आए, क्योंकि मेरा बेटा तो बहन की शक्ल भी नहीं देखना चाहता था, जिसने भाई और भाभी की शिरकत के बगैर अपनी मर्जी से शादी कर ली थी।
और फिर जब मेरी बेटी की शादी को 1 महीना हो गया तो बहू ने साजिश करके हम माँ बेटे को लड़वा दिया। इस दिन मेरे बेटे ने मुझे साफ साफ कह दिया कि वो मुझे मजीद अपने साथ नहीं रख सकता। ये सुनकर मुझ पर आसमान गिर पड़ा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा बेटा मुझे ये कह रहा है, लेकिन मैं जानती थी कि वो कभी भी अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर बीवी के हाथों में कठपुतली बना हुआ था। इसीलिए मैंने अपनी बेटी को रोते हुए फोन किया और इसे सारी बात बताई। तो वो कहने लगी कि ठीक है माँ, तुम ऐसा करो कि टैक्सी करवा के मेरे घर आ जाओ, लेकिन यहाँ रहने के लिए एक शर्त होगी, क्योंकि मैं अपने ससुराल वालों को ये नहीं बता सकती कि मेरी माँ मेरे पास रहने आ रही है, इसलिए तुम्हें मेरे घर में नौकरानी बनकर रहना होगा। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। इसलिए मैंने इसे कहा कि जैसे वो कहेगी मैं वैसा ही करूंगी। फिर एक बैग में अपने कपड़े रखे और रोते हुए अपने घर से निकल गई। और जब अपनी बेटी के घर पहुंची तो वहां की शान और शौकत देखकर मैं दंग रह गई। एक तरफ मुझे खुशी भी हो रही थी कि मेरी बेटी अमीर घर की बहू है, और ये दुख भी हो रहा था कि मैं इसकी नौकरानी बनकर वहां गई थी। मेरी बेटी ने अब तक जो ससुराल का कह कर कर मुझे चुप करवा के रखा था, इसके ससुराल में सिर्फ इसका ससुर शामिल था। ससुर के अलावा इतनी बड़ी कोठी में मेरी बेटी और दामाद अकेले रहते थे। सास का इंतकाल हो चुका था और जुबैर अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। मुझे ये सब जानकर और भी दुख हुआ कि मेरी बेटी कितनी खुदगर्ज है, लेकिन जब मैं वहां रहने लगी तो मुझे इसकी खुदगर्जी का असल चेहरा भी नजर आ गया। इसने तो वाकई मुझसे नौकरानियों की तरह काम करवाना शुरू कर दिया। मैं इसके कहने पर 3-3 4-4 तरह के खाने बनाती और फिर घर के सारे काम इसने मेरे जिम्मे डाल दिए थे। जब मैं अकेली होती तो वो मुझे कहती कि तुम मेरी माँ हो, तुमसे ज्यादा अच्छे तरीके से मेरा घर कौन संभाल सकता है। लेकिन अपने ससुर और शोहर के सामने मेरे साथ बिल्कुल ऐसे बात करती जैसे मैं इसकी माँ नहीं बल्कि मुलाजमा हूँ, जबकि मेरा दामाद ये बात जानता था कि मैं मुलाजमा नहीं हूँ, इसकी बीवी की माँ हूँ। वो अच्छा लड़का था और मेरी बहुत इज्जत करता था। जब कभी मौका मिलता मुझसे बड़े अच्छे तरीके से बात करता और मेरा हाल अहवाल भी पूछता था। बल्कि मैंने ये नोट किया था कि जरमीन के इस रवैये का जुबैर को दुख होता था। हो सकता है वो जरमीन को ये भी समझाता हो कि माँ के साथ इस तरह का रवैया अख्तियार नहीं करते, मगर मैं जानती थी कि मेरी बेटी किसी की नहीं सुनती और ये सब मेरा अपना ही किया धरा था। मैं जवानी में खुद ऐसी थी, मैंने कभी अपनी माँ की नहीं सुनी, तो आज मेरी बेटी ने मेरी क्या सुननी थी। जरमीन के ससुर बहुत नफीस आदमी थे, लेकिन मैंने कभी इनको बोलते हुए नहीं देखा था। अगर मैं इनके लिए चाय बनाकर ले जाती तो वो मुझे इशारे से वहां चाय रखने का कह देते, या कभी और भी कोई काम होता तो कभी भी डायरेक्ट मुझे नहीं कहते थे, बल्कि जुबैर ही मुझे इनके कामों के बारे में समझाता था, क्योंकि मेरी बेटी को तो शॉपिंग और पार्टियों से फुर्सत नहीं थी कि वो अपने घर या ससुर का ख्याल रख सकती। पता नहीं जुबैर किस तरह जमीन के साथ गुजारा कर रहा था। मुझे वहां रहते हुए 3 महीने हो चुके थे। मैं सर्वेंट क्वार्टर में रहती थी। मेरे अलावा और कोई भी मुलाजिम 24 घंटे वहां नहीं रुकता था। सब वक्ती मुलाजमीन थे। एक दिन मैं अपने क्वार्टर में आराम कर रही थी कि जुबैर मेरे पास आया, तो मैं फटाफट उठकर बैठ गई। मैंने इसे कहा कि बेटा तुम मुझे वहां बुला लेते, तो कहने लगा कि कोई बात नहीं, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। इसने कहा कि जमीन इस वक्त घर पर नहीं है, तो मुझे लगा कि यही मुनासिब मौका है आपसे बात करने का। मैंने कहा कि ऐसी क्या बात है, तो कहने लगा कि आप मेरी बात को गलत मत समझिएगा और मुझे समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, मैं सब कुछ देख रहा हूँ कि आपकी अपनी बेटी आपके साथ क्या रवैया इख्तियार कर रही है, और बेटे ने तो आपको घर में रखा नहीं। आप सोचिए, अगर आपकी बेटी ने भी आपको यहाँ से जाने का कह दिया तो आप कहाँ जाएंगी। मैं जुबैर की बातें सुन रही थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी। इसलिए मैंने इसे कहा कि बेटा साफ साफ कहो क्या कहना चाहते हो। तो वो कहने लगा कि आप मेरे अब्बू से शादी कर ले, क्योंकि इन्हें भी एक ऐसे साथी की जरूरत है जो इनका ख्याल रख सके, और आपको भी सहारा मिल जाएगा और आपको इस घर से कोई नहीं निकाल सकेगा और आपकी पोजीशन भी बदल जाएगी। ये सुनकर तो मैं बहुत हैरान हुई कि वो ऐसे कैसे कह सकता था, लेकिन वो कहने लगा कि आप सोचें, इसमें कोई बुराई नहीं है। आपकी उम्र इतनी ज्यादा तो है नहीं, और फिर आपकी हैसियत भी इस घर में मजबूत हो जाएगी। इसने कहा कि मैंने अपने अब्बू से बात कर ली है, वो आपसे शादी पर राजी हैं।
अब आप मुझे सोच के बता दें, मैं इंतज़ार करूँगा कि आप मुझे इनकार नहीं करेंगी। और इसके बाद वो वहाँ से उठकर चला गया और मैं सारी रात सो नहीं सकी। लेकिन मुझे ये बात समझ आ गई थी कि अगर मुझे कहीं इज़्ज़त के साथ रहना है, तो ऐसा कोई कदम उठाना पड़ेगा, वरना मेरी औलाद ही मुझे ज़लील करने पर तुली हुई थी। दूसरे दिन ज़ुबैर फिर मेरे कमरे में आया और मुझसे पूछने लगा, तो मैंने कहा कि ठीक है, जो तुम्हें मुनासिब लगे, लेकिन क्या ज़रमीन मान जाएगी? तो कहने लगा कि ज़रमीन को मैं खुद मना लूँगा। और फिर 2-4 दिन बाद ज़ुबैर मुझे सर्वेंट क्वार्टर से निकाल कर कोठी के अंदर ले गया और एक कमरा मुझे रहने के लिए दे दिया। कहने लगा कि जब तक अब्बू से आपका निकाह नहीं हो जाता, तब तक आप यहाँ रहेंगी। इसके बाद आप घर की मालकिन बन जाएंगी। मैं ये सुनकर दिल ही दिल में खुश हो गई। अभी तो ज़ुबैर ने सिर्फ मुझसे अपने वालिद से निकाह की बात की थी और मुझे कमरा रहने को दिया था, लेकिन मैं खुद को बड़ा मोतबर और महफूज महसूस करने लगी। मैं ये सोच रही थी, अगर वाकई ऐसा हो जाता है जो ज़ुबैर कह रहा था, तो फिर मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मैंने सारी जिंदगी जिन मुश्किलात का सामना किया था और जिस तरह के हालात में रही थी, वो सब कुछ मेरा माजी बन जाएगा और मेरा हाल और मुस्तकबिल बहुत खूबसूरत होगा। अब मैं बेचैन थी कि कब वो दिन आए और मैं इस घर की मालकिन बन जाऊं। लेकिन मैंने नोट किया था कि जब से ये बात हुई थी, इसके बावजूद ज़ुबैर के वालिद साहब मुझसे बात नहीं करते थे। इनकी खामोशी पहले की तरह बरकरार थी। एक दो मर्तबा जब मैं इनको चाय देने गई तो इनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसे बैठे रहे जैसे मैं वहां मौजूद ही नहीं थी। मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी, लेकिन फिर मैंने अपने आप को समझाया कि इनके जैसा नफीस इंसान यही करे तो बेहतर लगता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी छिछोरे नहीं थे। फिर वो दिन आ गया जिसका मुझे शिद्दत से इंतजार था। ज़ुबैर ने चंद करीबी जानने वालों को घर खाने पर बुलाया और मेरा निकाह अपने वालिद से करवा दिया। पहले इस घर में रहते हुए जिस बंदे को साहब जी कहकर पुकारती थी, अब मेरा शौहर बन चुका था और मैं सबकी तरह इनको आका जी कहकर पुकारने का सोचने लगी। इस दिन मैं इनके कमरे में थी। जिंदगी में दूसरी मर्तबा दुल्हन बनी थी, लेकिन दिल से खुश थी। पहली शादी तो ऐसे हुई थी कि मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। अब मैं कमरे में बैठी आका जी का इंतजार कर रही थी। तमाम मेहमानों के जाने के बाद जब वो कमरे में आए, तो मुझे घबराहट होने लगी कि जाने वो क्या कहेंगे। पहली मर्तबा मुझसे बात करेंगे, लेकिन क़यामत इस वक्त टूटी जब उन्होंने कमरे में आने के बाद भी मुझसे कोई बात नहीं की, बल्कि बड़े आराम से कपड़े उठाकर चेंज करने लगे और वापस आकर एक नज़र मेरी तरफ देखा और मुस्कुराने लगे। इसके बाद उन्होंने मुझे इशारे से चेंज करके लेटने का कहा, तो मैं कुछ परेशान सी हो गई कि ये बोल क्यों नहीं रहे। मैंने इनसे खुद बात करने की कोशिश की और कहा कि आपकी तबीयत कैसी है? आपको ये सब अजीब लग रहा होगा, लेकिन आपने कुछ सोच समझ कर ही इतना बड़ा फैसला किया होगा और मुझसे शादी की। मैं आपकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ। और पता नहीं मैं इनसे क्या कुछ कह रही थी, लेकिन जब मैंने गर्दन घुमाकर देखा, तो वो बेड पर लेटकर सो चुके थे। मैं बड़ी हैरान हुई कि वो इतनी जल्दी कैसे सो गए, अभी तो लेटे थे। फिर सोचा कि दवाई खाते हैं और थक भी गए हैं, शायद इसलिए इन्हें नींद आ गई। मैंने उठकर कपड़े बदले और फिर मैं भी सो गई। अगले दिन जब मैं उठी तो वो कमरे में नहीं थे। मैं ये तो जानती थी कि सुबह सुबह वो वॉक के लिए जाते थे, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो आज भी चले जाएंगे। मैं भी उठकर फ्रेश हुई थी कि ज़ुबैर मेरे कमरे में आ गया और इसने जो बात मुझे बताई वो सुनकर मेरी जान निकल गई। वो कहने लगा कि अब्बू ने आपसे कोई बात तो नहीं की होगी। मैंने कहा हाँ, वो तो मुझसे कोई बात किए बगैर ही सो गए, बल्कि मेरी बात सुनी भी नहीं। तो ज़ुबैर ने मुझे जो बताया वो मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। वो कहने लगा कि दरअसल मेरे अब्बू सुन और बोल नहीं सकते, क्योंकि वो पैदाइशी गूंगे बहरे हैं, लेकिन वो अपनी शख्सियत को इस तरह से बना चुके हैं कि किसी को पता ही नहीं चलता। मैं हैरान होकर ज़ुबैर की तरफ देख रही थी, तो वो कहने लगा कि मैं जानता हूँ, मुझे ये सब आपको पहले बताना चाहिए था, लेकिन मैं तो यही समझता था कि आपको पता है, क्योंकि आप 3 महीने से इस घर में रह रही हैं। मैंने इसे कहा कि कोई बात नहीं, अगर वो बोल या सुन नहीं सकते तो क्या हुआ, मेरा साथ तो दे सकते हैं। और फिर मैं नाश्ता बनाने किचन में चली गई। मैंने इस दिन खुद ही सारा नाश्ता बनाया और जब आगा जी वॉक से लौटकर घर आए तो इनको नाश्ते के लिए बुलाया। वो बड़े खुश और फ्रेश नजर आ रहे थे।
नाश्ता करके उन्होंने मुझे इशारे से कहा कि नाश्ता बहुत अच्छा था, तो मैं बहुत खुश हो गई। मैंने इस घर को अपना घर समझकर संभाल लिया। ज़रमीन अब मेरी बहू भी थी और वो वैसे ही रही जैसी थी। अलबत्ता मैं आगा जी के साथ खुश थी, लेकिन दिल के किसी न किसी कोने में हसरत थी कि वो बोलते और मेरी सुनते तो मेरे भी दिन सही मायनों में बदल जाते। लेकिन शायद मेरा नसीब ही ऐसा था कि मुझे अधूरी खुशियाँ मिलती रहीं।